Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 4 for the course of Reinforced Concrete Design 1. This course is generally for BSc Civil Engineering 5th semester students. I myself engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 4 and week number 4. सो दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स। इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट या कंक्रीट स्ट्रक्चर से रिलेवेंट अगर कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो इन अवर टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक ऑन डेवलपमेंट लेंथ्स ऑफ रीइंफोर्सिंग बार्स या रीइंफोर्समेंट्स कि जो रीइंफोर्समेंट्स हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के अंदर यूज करते हैं उन रीइंफोर्समेंट्स के लिए डेवलपमेंट लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ क्या रोल प्ले करता है रीइंफोर्सिंग बार्स के अंदर, उसका क्या पर्पस होता है, क्यों हम डेवलपमेंट लेंथ को स्टडी करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेसेस और डेवलपमेंट लेंथ या जो एवरेज बॉन्ड स्ट्रेसेस या ट्रू बॉन्ड स्ट्रेसेस क्या होती हैं और उनको किस तरह से कोर्स ने कन्वर्ट किया है डेवलपमेंट लेंथ के अंदर, ये कॉन्सेप्ट्स आज हमने डिस्कस करने हैं। So these are our general contents. First of all, we will discuss about the development lengths of reinforcing bars. उसके बाद एवरेज बॉन्ड स्ट्रेसेस या ट्रू बॉन्ड स्ट्रेसेस किस तरह से काम करती हैं रियल इंडस्ट्री के अंदर या कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स के अंदर। देन वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड ट्रांसफर कि जब बॉन्ड डेवलप होता है कंक्रीट और स्टील के दरमियान तो किस तरह से वो बॉन्ड ट्रांसफर होता है या स्ट्रेसेस किस तरह से ट्रांसफर की जाती हैं मेंबर के अंदर, ये भी हमने डिस्कस करना है। उसके बाद हम डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन बार्स को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। So coming back to the topic, development lengths of reinforcing bars या development lengths of reinforcements। अब जब हम कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाते हैं, कंक्रीट है उसके अंदर आप reinforcing bars वगैरह भी यूज करते हैं। So the joint behavior, दोनों का composite behavior steel and concrete का in a reinforced concrete member is based on the fact that the bond is maintained between the two materials। कि जब आपकी कंक्रीट हार्ड हो जाती है तो कंक्रीट जो सराउंडिंग रीइंफोर्समेंट्स हैं या उसके अंदर जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड है उसके सराउंडिंग में जो कंक्रीट आपने प्रोवाइड की है वो एक प्रॉपर बॉन्ड डेवलप होना चाहिए। अगर वो बॉन्ड प्रॉपर डेवलप नहीं करता तो उस केस के अंदर मेंबर जो है वो एक सर्टेन डिजास्टर्स या सर्टेन डेंजरस फोर्सेस की वजह से या डेंजरस फोर्सेस जब एक्ट करते हैं तो एक डिजास्टरस बिहेवियर शो कराता है। So if a straight bar of round section is embedded in concrete, a considerable force is required to pull that bar out of the concrete। कि अगर आप एक straight bar insert कर देते हैं किसी भी वॉल के अंदर या कंक्रीट के अंदर तो एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है उस बार को हम पुल आउट करें, अगर बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करें। However, the embedded length of the bar is long enough, the steel bar may yield, leaving some length of the bar in the concrete। अगर आप हायर लेंथ डीपर एक लेंथ या लेंथ बहुत ज़्यादा लेंथ आप कंक्रीट के अंदर इंसर्ट कर दोगे और उसके साथ ही मशीन के ज़रिए पुलिंग फोर्स के ज़रिए बार को खींचने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे बार जो है सम केसेस के अंदर फेल हो जाता है, बीच के अंदर कंक्रीट के अंदर भी बार रह सकती है। तो द बॉन्डिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शन बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट। कि जो बॉन्डिंग फोर्स डेवलप हुआ वो आपका एक फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है दोनों मटेरियल के दरमियान, कंक्रीट एंड स्टील के दरमियान। अगर स्टील बार को हम पुलिंग फोर्स के जरिए जब बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं तो वो अपने सराउंडिंग कंक्रीट के साथ एक फ्रिक्शन और एक बॉन्ड बना चुका है, इसकी वजह से वो बाहर जो है वो इजीली पुल आउट नहीं हो सकता। However, it is influenced mainly by the roughness of the steel surface area, the concrete mix, shrinkage and the concrete cover। कि जो आपने बार इंसर्ट की किसी भी मेंबर के अंदर जब आप उसके ऊपर पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो डिपेंड करता है इन सर्टेन क्राइटेरियाज के अंदर कि आपका जो कंक्रीट था किस क्वालिटी का या किस स्ट्रेंथ का कंक्रीट आपने वहां यूज किया है, सरफेस एरिया ऑफ कंक्रीट के सरफेस स्टील के सरफेस के ऊपर रफनेस वगैरह कितनी थी, कंक्रीट की श्रिंकेज कितनी है, कंक्रीट के सराउंडिंग में जो बॉटम या साइड कवर्स आपने कितने प्रोवाइड किए हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स जो है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं डेवलपमेंट लेंस के अंदर। सो द डिफॉर्म्ड बार्स गिव अ बेटर बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज या बेटर बॉन्डिंग बिहेवियर देन द प्लेन बार्स। अब इसकी एग्जांपल सिंपल हम इस तरह से लेते हैं कि लेट्स सपोज हम एक कील को दीवार के अंदर इंसर्ट करते हैं एक सर्टेन लेंथ या 1 इंच या 2 इंचेस में भी,
और एक हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है या स्क्रू है, उस स्क्रू को हम 1 and 2 इंचेस जो है वो इंसर्ट करते हैं वॉल के अंदर। अब दोनों चीजें जब आपने वॉल के अंदर लगा दी तो आप एक जो हम कहते हैं कि किसी भी इक्विपमेंट के जरिए आप उसको पुलिंग फोर्स अप्लाई करके बाहर की तरफ खींचते हो, तो आपका जो प्लेन कील था वो इजीली बाहर निकल आएगा या स्क्रू जो है वो इजीली बाहर निकल आएगा। ऑफ कोर्स जो स्क्रू है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना चुका है क्योंकि आपने उसको एक उसके सराउंडिंग में फ्लेंजेस हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरह से अगर एक प्लेन बार है कंक्रीट के अंदर इंसर्टेड और एक डिफॉर्म बार है विद फ्लेंजेस, तो फ्लेंजेस वाली बार जो है वो बेटर बॉन्ड परफॉर्मेंस या बेटर बॉन्ड बिहेवियर शो कराती है। So furthermore, rich mixes have greater adhesion than weak mixes। कि जब हम स्ट्रॉन्गर मिक्स यूज करते हैं, प्रॉपर रिच मिक्सेस यानी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट्स वगैरह यूज करते हैं और एक लीन कंक्रीट है हमारे पास जिसको हम पुअर या वीक मिक्स कंसीडर करते हैं, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जिसकी अच्छी होती है वो अच्छा एक प्रॉपर बॉन्ड डेवलप करता है हमारी रिइंफोर्सिंग बार्स के साथ। सो एन इंक्रीज इन द कंक्रीट कवर विल इंप्रूव द अल्टीमेट बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ अ स्टील बार। कि अगर आपका जो स्टील है, स्टील के सराउंडिंग में या स्टील के बॉटम सरफेस के ऊपर या साइड्स के अंदर आपने जो कवर प्रोवाइड किया है, अगर कवर आपका ज्यादा है तो उस केस के अंदर आपकी जो सराउंडिंग स्टील के सराउंडिंग में जो कंक्रीट है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो जाता है, तो उस केस के अंदर वो बेहतर बॉन्ड परफॉर्मेंस शो कर रहा होता है। So in general the bond strength is influenced by the following factors। कि कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, बॉन्ड किस चीज का, रिइंफोर्सिंग बार का कंक्रीट के साथ। सो नंबर वन थिंग इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ रिइंफोर्सिंग बार्स। कि अगर आपकी बार का जो यील्डिंग स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जांपल 40 केएसआई, 60 केएसआई या 80 केएसआई, अगर हम 40 केएसआई कंसीडर करते हैं तो उसके लिए डेवलपमेंट लेंथ एक स्मॉलर रिक्वायर्ड होती है वॉल के अंदर या कंक्रीट के अंदर। अगर हम 60 केएसआई की तरफ स्विच करते हैं तो हमें डेवलपमेंट लेंथ भी उसी स्ट्रेंथ के हिसाब से प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अदरवाइज 40 की केएसआई की जो डेवलपमेंट लेंथ है और 60 की वो इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि यील्ड स्ट्रेंथ जब ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा हमें लेंथ इंसर्ट करनी होती है मेंबर के अंदर। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। अब क्वालिटी ऑफ कंक्रीट एंड इट्स कंपैरेटिव स्ट्रेंथ। की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ अगर कंक्रीट की हायर है, अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट है, रिच मिक्सेस हैं, तो उस केस के अंदर डेवलपमेंट लेंथ रिड्यूस हो जाती है बनस्बत जो है वो हमारे लीन मिक्सेस के। अगर आपके पास पुअर या वीक या लीन मिक्सेस बने हुए हैं तो उस केस के अंदर डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द कंक्रीट, क्योंकि एडहेशन जो फ्रिक्शन है, बॉन्ड जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी क्वालिटी ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। एंड उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर था दैट वाज द क्लियर कवर। कि आप कवर सराउंडिंग कंक्रीट के अंदर कितना कवर प्रोवाइड कर रहे हो, तो कोर्स ने कवर को हटा के वहां पे सेवरल अदर फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए। उसके अंदर आपके पास बार साइज आ गई, स्पेसिंग आ गई, लोकेशन इन द कंक्रीट सेक्शन आ गया, horizontal bars placed with more than 12 inches of concrete below then have a lower bond strength due to the fact that concrete shrinks। कि कंक्रीट जो है वो श्रिंक करता है, कंक्रीट के अंदर श्रिंकिंग एबिलिटी है, इस वजह से हमारे पास वेरियस फैक्टर्स आ जाते हैं, बार की साइज है, स्पेसिंग है, लोकेशन इन द कंक्रीट सेक्शन है। हॉरिजॉन्टल बार्स अगर उसके बॉटम सरफेस के अंदर आपने 12 इंचेस की कंक्रीट या उससे ज्यादा प्रोवाइड की है तो उस केस के अंदर भी हमारी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो अफेक्ट हो सकती है। सो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर वी हैव बार साइज, स्पेसिंग एंड लोकेशन इन द कंक्रीट सेक्शन। कि जब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास फ्लेक्सुरल या यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थी, दूसरी हमारे पास क्वालिटी ऑफ कंक्रीट थी, तो तीसरी यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज के अंदर कि जब आप एक सेक्शन बनाते हो उसके अंदर बार की साइज क्या है, बार की जो डिफरेंट नंबर ऑफ बार्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग कितनी है, और लोकेशन कंक्रीट के अंदर कितना है कि सेंट्रल एक्सिस के अंदर है, साइड से क्या कवर आपने प्रोवाइड किया है। तो ये सारी चीजें आपकी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं डेवलपमेंट लेंथ के अंदर। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द कंक्रीट कवर टू रीइंफोर्सिंग बार्स। कि कवर आपने बॉटम सरफेस से कितना प्रोवाइड किया है, साइड सरफेस से कितना प्रोवाइड किया है, ये कवर भी आपका एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है, बिकॉज द स्मॉल कवर में कॉज द क्रैकिंग एंड स्पेलिंग ऑफ द कंक्रीट कवर। कि कंक्रीट का जो कवर है अगर आपने बहुत कम और बारीक प्रोवाइड किया है तो जैसे ही एक स्ट्रेसेस उस मेंबर के अंदर, बार के अंदर अपीयर होती हैं, तो वो आपके कवर को नीचे की तरफ स्पेल ऑफ कर सकता है, कवर को क्रैक भी कर सकता है। Then we have a confinement of bars by lateral ties। कि जो आपने reinforcing प्रोवाइड की है lateral ties के शेप में, अंदर टाइज हैं, स्पाइरल्स हैं, स्टीरअप्स हैं,
वो आपने क्या उनके अंदर रेशियो प्रोवाइड किया है, कन्फाइनमेंट किस तरह से आपने रखी है। एडिक्वेट कन्फाइनमेंट बाय टाइज और स्टीरअप्स प्रिवेंट द स्पेलिंग ऑफ कंक्रीट अराउंड द बार्स, कि कंक्रीट के सराउंडिंग में जो आपके नंबर ऑफ स्टीरअप्स हैं, स्पेसिंग बिटवीन द स्टीरअप्स हैं, दीज आर आल्सो प्लेइंग अ वेरी पॉजिटिव एंड इंपॉर्टेंट रोल। क्या आपकी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो किस तरह से कंक्रीट जो सराउंडिंग के अंदर है उनके साथ बॉन्ड बना रही है, कन्फाइनमेंट किस तरह से, ताकि हमें जो है एक पॉजिटिव और एक जो प्रॉपर बॉन्ड डेवलप हो सके, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है वो अपनी एक परफॉर्मेंस या अपना एक बिहेवियर प्रॉपर्ली शो करा सके। अब ये तो हमारे पास एक कॉमन फिलॉसफी है कि जो कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट्स का जो हम कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कंक्रीट का जो सेक्शन है वो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करता है, बिकॉज कंक्रीट इज स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन और कंक्रीट इज वीकर इन टेंशन। उसी वजह से हमने टेंसाइल रीइंफोर्समेंट या टेंशन जोन के अंदर हम रीइंफोर्समेंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसका जो मैकेनिज्म है, for this process to exist there must be a force transfer or bond between two materials. The force acting on the bar can be seen in the figure, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस भी करते हैं। For the bar to be in equilibrium, bond stresses must exist. If these disappear, the bar will pull out the concrete and the tensile force T will drop to zero, causing the beam to fail. कि जब आपकी बार जिस जो आपने एक बिहेवियर बनाया कंप्रेशन जोन के अंदर और टेंशन जोन के अंदर के कंक्रीट इज फेसिंग कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, टेंसाइल स्ट्रेसेस आर कैरिंग बाय द स्टील मटेरियल, कि जब दोनों मटेरियल हैं तो जब आपका पुलिंग फोर्स अप्लाई होता है तो आपका जो मेंबर है, जो टेंसाइल रिइंफोर्समेंट है, उसके सराउंडिंग में हो सकता है क्रैकिंग्स वगैरह अपीयर हों। तो जैसे ही क्रैकिंग अपीयर होती है तो बार के अंदर समहाउ स्ट्रेसेस थी, इसी वजह से जो है वो मेंबर आपका क्रैकिंग को फेस करता है। सो द बॉन्ड स्ट्रेसेस मस्ट बी प्रेजेंट व्हेनेवर the stress or force in the reinforcing bar changes from point to point along the length of the bar. This can be illustrated by a free body diagram. कि हम जब बार के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं तो स्ट्रेसेस जो हैं वो वेरी कर रही होती हैं पॉइंट टू पॉइंट, कि जहां एक कोने से आप एक एज से आप बार को खींच रहे हो तो पॉसिबल है कि जो तमाम बार है उसके अंदर यूनिफॉर्मली खिंचाव डेवलप नहीं होता, वहां पे जो है वो इंटरप्शंस आती हैं क्योंकि कंक्रीट और स्टील का आपस में बॉन्ड बना हुआ है। मजीद इसको हम पिक्चर के जरिए से देख लेते हैं। सो दिस फिगर, इन फिगर ए वी कैन सी दैट कंक्रीट इज रेजिस्टिंग कंप्रेसिव फोर्स सी एंड टी बेसिकली इज द टेंसाइल फोर्स जो कि हमने स्टील की लोकेशन के ऊपर प्रोवाइड किया है। ये हमारा एक फ्री बॉडी डायग्राम है जो कि हम स्ट्रक्चर के अंदर कंसीडर करते हैं कि जब हम बीम को डिजाइन या एनालाइज करते हैं तो उस वक्त हमारा जो ऑब्जर्व या एक पर्सपेक्टिव होता है कि अपर जोन इज द कंप्रेशन जोन एंड बॉटम जोन इज द टेंशन जोन, और उसी टेंशन जोन के अंदर हमने टेंसाइल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी होती है। जब आपका बीम डिफ्लेक्ट होता है डिफरेंट फोर्सेस की वजह से, जब फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट करती हैं, लोडिंग सप्लाई होती हैं, तो बीम के अंदर जो है वो नीचे वाले सरफेस के अंदर एक खिंचाव डेवलप होता है और ये बार के अंदर एक पुलिंग टेंसाइल फोर्स जनरेट होती है। अगर उस पुलिंग टेंसाइल फोर्स को फिगर बी के अंदर आप देख सकते हैं कि बार के सराउंडिंग में एक सर्कमफरेंशियल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, बॉन्ड स्ट्रेसेस जिसको हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोड ने इसको नाम दिया, एसीआई कोड्स ने इनको बॉन्ड स्ट्रेसेस के हिसाब से, कि अगर आप बॉन्ड स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करते हैं तो फिगर जो हमें नीचे जो बार नजर आ रही है जिसके अंदर डाया बार भी है, बॉन्ड स्ट्रेसेस भी हैं, तो आप बॉन्ड स्ट्रेसेस को किस तरह से कैलकुलेट करते हो कि टेंसाइल पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ बार, या स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करके बार के दोनों एजेस के ऊपर आप फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हो। अब कोड क्या कहते थे कि बॉन्ड स्ट्रेसेस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होते हर बार के अंदर, क्योंकि आपका बार जो है वो बॉन्ड बना चुका है कंक्रीट के सरफेस के साथ, कंक्रीट के हार्ड होने के बाद वो बॉन्ड बना चुका होता है, इसकी वजह से स्ट्रेसेस वेरी कर रही होती हैं। जब स्ट्रेसेस आपकी वेरी कर रही होती है तो हमारे पास डिफरेंट फोर्सेस जो है उनकी वैल्यूज को हम अचीव कर सकते हैं। इस वजह से इसकी जो एक पूरा मैकेनिज्म था उसको पहले नाम दिया गया था एज अ बॉन्ड स्ट्रेसेस का, बाद में उन बॉन्ड स्ट्रेसेस को नाम दिया गया एज अ डेवलपमेंट लेंथ का। So now let's suppose we are considering average bond stresses in a beam, कि एक बीम है, उस बीम के अंदर हम एवरेज बॉन्ड स्ट्रेसेस किस तरह से ट्रीट करते हैं या कंसीडर करते हैं। So let's suppose in a beam the force in the steel at a cracking point can be expressed as, कि हम इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक बीम के अंदर टेंसाइल रिइंफोर्समेंट के अंदर कि वहां पे क्रैक्स अपीयर हो जाती हैं, तो वहां पे जो टोटल टेंसाइल फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट डिवाइडेड बाय लीवर आर्म। जो लीवर आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेसिकली,
तो JD बेसिकली इज द इंटरनल लीवर आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड M इज द मूवमेंट एक्टिंग एट द सेक्शन। तो अगर हम एक कंप्लीट सेक्शन को ट्रीट करते हैं तो टोटल टेंसाइल फोर्स हमारा मूवमेंट डिवाइड बाय लीवर आर्म हो जाता है। However, if we consider a length of a beam between two cracks, अगर हम दो क्रैकिंग्स के दरमियान कोई लेंथ को आइडेंटिफाई करें तो वहां पे हमारे पास डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं। जब आप एक सिंपली सपोर्टेड बीम की मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हो तो हर मूवमेंट हर पॉइंट के ऊपर आपके पास मूवमेंट सेम तो नहीं होती, हमारे पास मूवमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होती है। तो इस केस के अंदर जब हमारे पास मूवमेंट्स डिफरेंट होती हैं तो कम्युलेटिवली जो ओवरऑल बॉन्ड स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं उसका जो फार्मूला है वो पाए इनटू डाई ऑफ बार म्यू एवरेज, बिकॉज कि हमारे पास जो अल्टीमेट स्ट्रेसेस हैं बॉन्ड स्ट्रेसेस हैं म्यू एवरेज यानी इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेसेस बॉन्ड स्ट्रेसेस, और डेल्टा एक्स इज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस कि एक एज से दूसरे एज के दरमियान जो आपका डिस्टेंस था। ये एक कम्युलेटिव फार्मूला डेवलप किया गया सबसे पहले कि हम जब एक टोटल टेंसाइल स्ट्रेसेस या टेंसाइल जो फोर्स है वो किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, जिसके अंदर हम बॉन्ड स्ट्रेसेस को भी पाई डी इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द बार, और उसके बाद हम म्यू यानी कि एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस एंड डिस्टेंस उनको कंसीडर करके फाइंड आउट करते थे। मजीद हम फिगर को एक्सप्लेन करते हैं तो फिगर से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। So now we have a figure. Let's see figure 3a. We have a beam, single point load is acting on the beam और इसको simply supported member है जिसके अंदर reinforcing भी है, complete भी है। जब इसका आप एक मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हो या मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास मूवमेंट डायग्राम फिगर बी के अंदर गिवन है। जब हमने मूवमेंट डायग्राम बनाई तो हमने क्रैकिंग के दरमियान हमने जोन चूज किया जो कि 1 और 2 है कि हमारी जो एक क्रैक है वो सेंटर में आ रही है, उस एक स्पेस को हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं कि जो स्टील बार है उसके अंदर किस तरह से हम कंसीडर करते हैं स्ट्रेसेस को। मूवमेंट डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है जो हमने डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट कराया था उस डिस्टेंस के ऊपर एक मूवमेंट हमारे पास वैल्यू डिफरेंट है, दूसरी मूवमेंट हमारे पास वैल्यू डिफरेंट है। तो जब हम बार को कंसीडर करते हैं तो जो म्यू है एवरेज बॉन्ड स्ट्रेसेस हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, एक एज के ऊपर आपके पास डिफरेंट है, दूसरे एज के ऊपर आपके पास स्ट्रेसेस डिफरेंट हैं। इसी तरह से जब हम डी फिगर के अंदर देखते हैं तो हमारे पास पार्ट ऑफ बीम सेक्शंस 1 और 2, जब उसको आप एक बीम का पूरा कंप्लीट सेक्शन ट्रीट करते हो तो वहां पे आपके पास शियर एंड बेंडिंग मोमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। ये मजीद चीजें जो है वो आके हम डिस्कस करते चलेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। So now we have a bond stresses in axially loaded prism। अगर हम छोटा सा एक प्रिज्म कंसीडर करते हैं, बीम जिस तरह से हमने कंसीडर किया इसी तरह से हम प्रिज्म कंसीडर करते हैं। Figure 4 shows a prism of concrete containing one reinforcing bar which is loaded in tension। के फिगर के अंदर सारी चीजें गिवन है। At the cracks, the stress in the bar is equals to tensile force divided by area of steel reinforcement। So between the cracks, a portion of the load is transferred to the concrete by bond, and the resulting distribution of steel and concrete stresses is shown in figure A and B or figure B and C. However, the bond stresses are plotted in figure 4D are referred to as a true bond stresses। अब हमने इस पिक्चर के अंदर बेसिकली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बॉन्ड का हमने ओवरऑल जो बीम का मैकेनिज्म था वो हमने डिस्कस किया, देखा। एक प्रिज्म हमने बनाया, उस प्रिज्म के अंदर हमने एक रिइंफोर्सिंग बार लगाई और लोड अप्लाई किया। जैसे ही लोड अप्लाई हुआ टेंसाइल पुलिंग फोर्स की वजह से मेंबर के अंदर क्रैक अपीयर हुए, और क्रैक अपीयर होने के बाद जो स्ट्रेसेस की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने पहले सेपरेट कंसीडर किया कि स्टील के अंदर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है और कंक्रीट के अंदर किस तरह से होती है। और जब हम इनको कम्युलेटिव स्टडी करते हैं स्टील और कंक्रीट की कंबाइन के अंदर जब स्ट्रेसेस डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनती है, ये चीजें हम पिक्चर के अंदर अभी देखते हैं। सो नाउ हियर वी हैव अ प्रिज्म। एक प्रिज्म था छोटा एक्सियल लोडेड प्रिज्म जिसके अंदर एक टेंसाइल बार प्रोवाइडेड है और टेंसाइल बार के अंदर हम दोनों तरफ से पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। जब पुलिंग फोर्स हमने अप्लाई किया तो बार के पुलिंग फोर्स की वजह से डिफरेंट क्रैक्स अपीयर हुए मेंबर के अंदर। अब क्रैकिंग के पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेसेस थे कंक्रीट के वो ट्रांसफर हो गए रीइंफोर्सिंग बार के अंदर। तो जब हम वेरिएशन इन स्टील रीइंफोर्समेंट या स्टील स्ट्रेसेस जो स्टील के अंदर किस तरह से स्विच करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहां पे आपके पास स्टील है प्योरली स्टील के ऊपर स्ट्रेसेस आ रही है वो आपको पीक वैल्यूज दे रहे हैं, ये जो पीक्स नजर आ रही हैं। और जो ड्रॉप है वो आपका क्रैक के दरमियान स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं कंक्रीट के अंदर, कि आपका ये जो पोर्शन है पहला, इस पोर्शन के अंदर स्ट्रेसेस कंक्रीट और स्टील दोनों के अंदर है, जहां पे क्रैक है वहां पे स्ट्रेसेस टोटली शिफ्ट हो जाती हैं बार के अंदर।
एग्जैक्टली इसी तरह से जब हम कंक्रीट की स्ट्रेसेस को स्टडी करते हैं तो कंक्रीट की स्ट्रेसेस जो छोटा सा पोर्शन ऊपर से यहाँ से एक कर्व बन जाता है, ये वेव्स फिगर सी के अंदर आप देख सकते हैं, ये कंक्रीट की स्ट्रेसेस हैं। जब हम कम्युलेटिव स्टडी करते हैं कि वेरिएशन इन बॉन्ड स्ट्रेसेस इन आउट जिस तरह से एक वेव फॉर्म के अंदर प्रोपेगेट होती हैं कि स्टील एंड कंक्रीट की जब कम्युलेटिव हम ड्रॉ स्टडी करते हैं तो हमारे पास एक वेव फॉर्म के अंदर, जिगजैग फॉर्म के अंदर, इन एंड आउट फॉर्म के अंदर जो है वो एक बॉन्ड स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं जिनको हम ट्रू बॉन्ड स्ट्रेसेस कंसीडर करते हैं। सो नाउ वी हैव अ ट्रू बॉन्ड स्ट्रेसेस इन द बीम, कि बीम के अंदर ट्रू बॉन्ड स्ट्रेसेस किस तरह से डेवलप होती हैं। At the crack in the beam, the bar force can be computed using the expression below. कि जो आपका ओवरऑल बीम के अंदर जब आपने पुलिंग फोर्स अप्लाई किया या आपका लोडिंग की वजह से जब मेंबर के अंदर क्रैक्स अपीयर हुए तो बार के अंदर जो पुलिंग फोर्स था उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू मोमेंट ओवर लीवर आर्म। However, the concrete and the bar are bonded together. अगर दोनों आपस में bonded हैं, a portion of the tensile force will be resisted by the concrete at the points between the cracks. जैसे हमने डिस्कस किया पिछली स्लाइड्स के अंदर कि बिटवीन क्रैक्स के दरमियान जो पोर्शन था वो आपका कंक्रीट और स्टील एज अ कंपोजिट उस जंक्शन के अंदर बिहेव कर रहे थे, जिसकी वजह से कोई भी जो स्ट्रेसेस थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी बॉन्ड की वजह से। As a result, the tensile stresses in the steel and concrete at the level of steel will vary, कि जैसे ही स्टील का लेवल पे आप पहुंचते हो तो वहां पे स्ट्रेसेस आपकी डिफरेंट हो जाती हैं। This gives rise to a bond stresses distribution as shown in figure 5e. Between a support and the nearest load, there is shear. Once again, there are in and out bond stresses, but now the total area under the bond stresses diagram is not zero. हम इनको मजीद जो है फिगर के अंदर देखते हैं। So in this picture we have a beam जिसके अंदर 2 point load act कर रहे हैं, जिसके ऊपर simply supported member है और member के अंदर जैसे ही लोड हमने अप्लाई किया डिफरेंट वेरियस क्रैक्स अपीयर हो गए। अब इसी बीम की हमने सेकंड डायग्राम के अंदर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाई। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एज पर लोडिंग पॉइंट हमारी डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट लोड थे, तो सेंटर के अंदर रीजन के अंदर हमारे पास मूवमेंट जो है वो मैक्सिमम रही और बाकी जो है वो एक कंसिस्टेंटली ड्रॉप अपीयर हुआ। अब जैसे ही हम वेरिएशन अचीव करते हैं या स्टील के अंदर फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे हमारे पास एक सडन ड्रॉप आता है उन पॉइंट्स के अंदर जहां पे आपका कंक्रीट एंड स्टील दोनों का एज अ कंपोजिट बिहेवियर है, जिस तरह से हमने प्रिज्म के अंदर केस के अंदर देखा। लेकिन जहां पे आपके पास स्टील सिर्फ प्योरली स्टील अवेलेबल है क्रैकिंग रीजन्स के अंदर, तो वहां पे आपकी जो टोटल स्ट्रेसेस हैं वो क्रैकिंग स्टील बार के ऊपर आ जाती हैं और जिसकी वजह से स्टील जो है वहां पे हायर स्ट्रेसेस को फेस कर रहा होता है। अब हम अगर कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट की जो स्ट्रेसेस हैं वो जहां पे जॉइंट बच जाता है कंक्रीट और स्टील के दरमियान जो बॉन्ड बरकरार है उस रीजन के अंदर समहाउ स्ट्रेसेस को शो कराता है, लेकिन जहां पे क्रैक आ चुका है वहां पे स्ट्रेसेस सारी स्टील के अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं। यहाँ पे आप पिक्चर फिगर डी के अंदर देख भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों का अगर हम कंपोजिट शो कराएं, कंपोजिट देखें तो एजेस दोनों के अंदर जो स्ट्रेसेस हैं वो जीरो हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस जीरो हैं, यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबल लोडिंग है इस वजह से। लेकिन जैसे ही आप सेंटर के जोन के अंदर मूव करते हो तो वहां पे जो वेव के अंदर जो प्रोपेगेशन है या जो आपकी एक जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेसेस की वो एक वेव फॉर्म के अंदर अपीयर होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे इन आउट अगेन डेवलप होता है और जीरो जो है वो दोनों एजेस के अंदर कॉर्नर्स के अंदर बरकरार रहता है। So now we have a bond stress in a pull out test कि एक हम pull out test परफॉर्म करते हैं कि let's suppose we have a complete cylinder और फ्रेश स्टेट के अंदर कंक्रीट था, उसके अंदर हमने एक बार इंसर्ट कर दी, एक रीइंफोर्सिंग बार, और वहां पे जो टॉप सरफेस था वहां पे हमने प्लेट फिक्स कर दी। और प्लेट फिक्स होने के बाद कंक्रीट जैसे ही हार्ड हुआ हमने किसी हाइड्रोलिक जैक के जरिए या किसी इक्विपमेंट के जरिए हमने उस बार के ऊपर पुल आउट टेस्ट परफॉर्म करके उस बार को बाहर निकालने की कोशिश की। तो जैसे आप बार के ऊपर पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हो तो वहां पे किस तरह का मैकेनिज्म या किस तरह की बॉन्ड स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं पुल आउट टेस्ट के अंदर, ये आपको मजीद जो चीजें हैं वो पिक्चर के अंदर क्लियर हो जाएंगी। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड या पुल आउट टेस्ट कि एक सिलेंडर था, यहाँ पे फिगर ए के अंदर आप देख सकते हैं कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर हमने फ्रेश स्टेट के अंदर एक बार इंसर्ट कर दी और बार इंसर्ट करने के बाद जो सिलेंडर का सरफेस था वहां पे हमने प्लेट फिक्स कर दी ताकि कंक्रीट यहाँ पे क्रैक ना हो। अगर प्लेट फिक्स होने की वजह से स्टील की प्लेट थी, यहाँ पे अगर मैं बार को पुल करने की कोशिश करता हूँ, एक टेंसाइल फोर्स हम अप्लाई करते हैं,
तो ओवरऑल जो बार के अंदर स्ट्रेसेस हैं वो जैसे ही आपका जो एज है जहां से आप पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो वहां पे बहुत ज्यादा है और अंदर की तरफ जाते जाते एंड तक जो है वो जीरो हो जाती है। तो ये आपके पास बार के अंदर स्ट्रेसेस है। लेकिन अगर हम बॉन्ड स्ट्रेसेस की बात करते हैं तो ये जो बाहर की तरफ बार जो नजर आ रही है यहाँ पे तो कोई बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड तो आपका इंटरनल सरफेस के अंदर है, कंक्रीट के अंदर जो बॉन्ड बना हुआ है। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे आप फिगर सी के अंदर देख सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेसेस एक्चुअली क्या करती हैं कि यहाँ पे जो आपका एंड है जहाँ पे स्ट्रेसेस जीरो हैं, फिगर सी के अंदर जो टॉप सरफेस नजर आ रहा है, टॉप ऑफ द फिगर, तो यहाँ पे स्ट्रेसेस जीरो हैं क्योंकि बार के अंदर वहां पे फोर्सेस पहुंच ही नहीं पा रहे और यहाँ से आपकी स्ट्रेसेस जो है वो प्रॉपर्ली बॉन्ड जो डेवलप होता है डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाती हैं और बॉन्ड स्ट्रेसेस आपकी बढ़ती बढ़ाती इस कॉर्नर या एज तक आती हैं जहाँ पे आपका बॉन्ड कंक्रीट के साथ खत्म होना स्टार्ट होता है। तो ये आपके पास जो पिक्चर है फिगर सी बेसिकली इज अ बॉन्ड स्ट्रेसेस और बार के अंदर जो पुलिंग फोर्स की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है वो फिगर बी के अंदर शोन है। So now we have a mechanism of the bond transfer के bond stresses आपने देख ली पिछली स्लाइड के ऊपर। अब हम आते हैं कि mechanism basically bond transfer का mechanism क्या कहलाता है। A smooth bar embedded in the concrete develops a bond by adhesion between the concrete and the bar by small amount of friction। कि जब आपने एक बार स्मूथ बार इंसर्ट की कंक्रीट के अंदर, उसके ऊपर कोई भी फ्लैंजेस नहीं है, बिल्कुल प्लेन बार है, तो वो बार आपका एक बॉन्ड डेवलप करता है कंक्रीट के साथ क्योंकि कंक्रीट इज एडहेसिव मटेरियल और उसके सराउंडिंग में एक फ्रिक्शन डेवलप होती है और फ्रिक्शन और एडहेजन की वजह से वो एक बॉन्ड डेवलप करता है। However, both of these effects are quickly lost कि जैसे ही आप थोड़ा सा पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हो, पुलिंग फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो जीरो हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि स्टील जो है वो रबर की तरह है, जैसे ही आप थोड़ा सा पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हो स्टील के अंदर एक खिंचाव डेवलप होता है और खिंचाव डेवलप होने की वजह से उसका बार का जो डाया है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है पॉइजन रेशो की वजह से। और जैसे ही बार का डाया थोड़ा सा रिड्यूस होता है वो उसका बॉन्ड जो ज्वाइंट था एडहेशन मटेरियल कंक्रीट के साथ और फ्रिक्शन जो उसके सरफेस के ऊपर कंक्रीट के साथ थी, बार का डाया थोड़ा सा रिड्यूस हुआ और वो बार इजीली बाहर की तरफ पुल आउट हो जाती है। However, for this reason smooth bars are generally not used as a reinforcement। यही एक रीजन है कि हम स्मूथ बार एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर हम अवॉइड करते हैं कि उनको रियल इंडस्ट्री के अंदर ना यूज किया जाए। अगर in some cases if it is compulsory for us या if it is necessary as per demand या as per site conditions we have to provide the plain reinforcing bars, तो वहां पे आप क्या करते हो, encourages प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल encourages प्रोवाइड करते हैं, नट बोल्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, आप जो है वो कोई भी ऐसा वॉशर्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं ताकि उसके जो जॉइंट्स हैं या जो एजेस हैं वहां पे एजेस जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर सकें ताकि एक स्लिपेज अपीयर ना हो मेंबर के अंदर। तो ये एक कंप्लीट मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम प्लेन बार्स जो हैं वो अवॉइड करते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के तौर पे या एज अ बीइंग अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर इंडस्ट्री के अंदर या स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के अंदर। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर आते हैं कि अगर हम प्लेन बार को छोड़ के डिफॉर्म बार यूज करते हैं जिसके सरफेस के ऊपर फ्लैंजेस होती हैं, तो वहां पे भी हमारे पास एडहेजन होता है कंक्रीट का, सरफेस का फ्रिक्शन भी होता है और जैसे ही आप पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हो पॉइजन रेशो की वजह से स्टील का डाया जो है वो रिड्यूस भी हो जाता है। तो उस केस के अंदर हमारे पास जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं वो डाया थोड़ा सा स्लाइटली रिड्यूस होता है लेकिन कंक्रीट स्टील की बार के सरफेस के ऊपर जो डिफॉर्मेशंस होती हैं, जो फ्रैगमेंट्स होती हैं छोटी छोटी, जिनको हम छोटी छोटी फ्लैंजेस भी कंसीडर करते हैं, वो फ्लैंजेस कंक्रीट के अंदर जाके एक अपना बॉन्ड बना चुकी होती हैं, अपने स्पेसेस बना चुकी होती हैं। तो जब आप एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हो तो एडिशन और जो आपका फ्रिक्शन था वो तो स्लाइटली आहिस्ता आहिस्ता होते खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो कंक्रीट के अंदर स्ट्रेसेस थी वो आपकी ट्रांसफर हो जाती हैं स्टील की छोटी छोटी फ्लैंजेस के अंदर, और या स्टील की जो स्ट्रेसेस है टोटली वो उन छोटी फ्लैंजेस के जरिए से कंक्रीट के अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं। और ओवरऑल क्या होता है कि स्टील बार के सराउंडिंग के अंदर एक सर्कमफरेंशियल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, सराउंडिंग के अंदर पूरा कंप्लीट एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर, और वो होते होते तमाम बार्स के अंदर से प्रोड्यूस होके वो साइड्स की तरफ से डिस्पर्स हो जाती हैं जहां से उसको नियरेस्ट पॉइंट मिलता है। नियरेस्ट पॉइंट क्या, एक सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ बार टू द
एज ऑफ कंक्रीट के जहां से उसको नियर डिस्टेंस नजर आता है उस तरफ वो तमाम स्ट्रेसेस को मूव कराने की कोशिश करता है। तो ये आपका ओवरऑल जो मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म बेसिकली इज नोन एज अ बॉन्ड ट्रांसफर मैकेनिज्म। और इसको मजीद हम पिक्चर्स के अंदर देखते हैं कि किस तरह से बॉन्ड मैकेनिज्म जो है वो काम कर रहा होता है फॉर द केस ऑफ डिफॉर्म बार्स। सो नाउ इन दिस पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ डिफॉर्म बार जिसके सरफेस के ऊपर फ्लैंजेस होती हैं, जो कि आप ऊपर वाली पिक्चर के अंदर देख सकते हैं फिगर ए के अंदर, फोर्सेस ऑन द बार, कि जैसे ही आप बार के अंदर पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हो उसके जो फ्लैंजेस थे छोटे छोटे वो कंक्रीट के अंदर इंसर्ट होके, नीचे फिगर बी के अंदर आप देख सकते हैं कि एक बार कंक्रीट के अंदर किस तरह से फिल्ड है सराउंडिंग के अंदर कंक्रीट, और वो फ्लैंजेस कंक्रीट के अंदर इंसर्ट हो जाती हैं। तो जब आप पॉइजंस रेशो की वजह से बार के डाया में थोड़ा सा स्लाइट अगर चेंजेस भी आ जाती हैं तो बार क्या करता है कि वो अपनी तमाम स्ट्रेसेस जो हैं उनको ट्रांसफर कर देता है उन फ्लैंजेस के ऊपर, और फ्लैंजेस उनको ट्रांसफर कर देती हैं वाया इंक्लाइंड लोड इनटू द कंक्रीट। और इंक्लाइन लोड आपको पता है कि हम इंक्लाइन लोड को दो कंपोनेंट के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल एंड रेडियल कंपोनेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो कि आप फिगर सी के अंदर भी देख सकते हैं। तो एज ए रिजल्टेंट हमारे पास क्या जनरेट होता है कि फ्लैंजेस जो हैं वो सराउंडिंग के अंदर मूव कर रही होती हैं, बार के चारों तरफ से एक फ्लैंजेस प्रोवाइड होती हैं, तो उन तमाम फ्लैंजेस क्या करती हैं, एक सराउंडिंग के अंदर लोड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं कंक्रीट के अंदर, जिसकी वजह से एक सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनती है, जो कि आप फिगर डी के अंदर देख सकते हैं, जिसको हम रेडियल फोर्सेस ऑन कंक्रीट कंसीडर करते हैं। और ये रेडियल फोर्सेस आहिस्ता आहिस्ता उन सरफेसेस की तरफ मूव करती हैं जो उसके नियर में आ रहा है, जो नियर एज आता है कंक्रीट का, वहां से उस मेंबर को कोलैप्स करने की कोशिश करता है। तो ये हमारा कंप्लीट जो मैकेनिज्म है एक बार का मेंबर के अंदर, ये मैकेनिज्म बेसिकली बॉन्ड मैकेनिज्म कहलाता है या बॉन्ड ट्रांसफर मैकेनिज्म कहलाता है इन द केस ऑफ रिइंफोर्सिंग एलिमेंट्स। अब बॉन्ड मैकेनिज्म के अंदर जो फेल्यूर डेवलप होता है कंक्रीट के अंदर, जो स्प्लिटिंग फेल्यूर या बार के अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से जो स्पेल ऑफ होता है कंक्रीट का, वो तीन रीजंस की वजह से अपीयर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द बार टू द सरफेस ऑफ कंक्रीट, के ओवरऑल जो बार से लेके सरफेस तक डिस्टेंस कितना है, जिसको हम कवर कंसीडर करते हैं या साइड डिस्टेंस कंसीडर, साइड कवर भी आप कंसीडर कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कि कंक्रीट जो आपने यूज किया है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। आया कंक्रीट की आपको पता है टेंसाइल में कंक्रीट वीकर है, तो कंक्रीट अगर टेंसाइल में वीकर था इसी वजह से हमने रिइंफोर्सिंग बार्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाई थी। और थर्ड जो है वो हमारे पास एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस है, कि कंक्रीट का जो मिक्सचर था वो कितना पावरफुल मिक्स है, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग स्टील के साथ जो सराउंडिंग कंक्रीट ने एक बॉन्ड डेवलप किया, उसकी वजह से जो एवरेज बॉन्ड स्ट्रेसेस है वो कितनी है। तो इन तमाम तीनों फैक्टर्स की वजह से आपका जो बॉन्ड मैकेनिज्म है बेसिकली उसके अंदर एक स्प्लिटिंग फेल्यूर अपीयर होता है। सो द टिपिकल स्प्लिटिंग फेल्यूर सरफेसेस आर शोन इन फिगर, कि जब आप एक बार को एक लोकेशन प्रोवाइड करते हो कंक्रीट के अंदर तो कौन कौन से पॉसिबल फेल्यूर्स अपीयर हो सकते हैं, वो हमें एक पिक्चर के अंदर या फिगर के अंदर गिवन है, उनको हम मजीद देखते हैं तो आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक इन फिगर 8A, कि अगर आपकी दो रिइंफोर्सिंग बार्स, दोनों बार्स के दरमियान भी डिस्टेंस कम था, यानी कि सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेसेस जो जिस लोकेशन के अंदर बन रही थी वो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेसेस आपस में टकरा रही थी दोनों बार्स की वजह से या दोनों बार्स के सराउंडिंग के अंदर, और उनका जो साइड कवर है वो भी आपने कम प्रोवाइड किया था, तो उस केस के अंदर आप देख सकते हैं नीचे वाली फिगर के अंदर, फिगर 8A के अंदर जो डाउनवर्ड जो नीचे गिवन है, वहां पे देखें कि आपको जो स्पेल ऑफ है वो पूरे सरफेस का स्पेल ऑफ अपीयर हो सकता है, यानी कंक्रीट के जो रिइंफोर्समेंट के नीचे वाली कंक्रीट है सारी की सारी स्पेल ऑफ हो सकती है। अब सेकंड केस के अंदर आप देखें कि जो सेक्शन था रिइंफोर्समेंट या जो आरसी बीम का, वो सेक्शन हमारे पास वाइडर था, तो हमने जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं उन दोनों बार्स के दरमियान डिस्टेंस हायर था, लेकिन साइड कवर और बॉटम कवर जो है वो कम थे। तो उस केस के अंदर हमारे पास जो फेल्यूअर्स हैं वो साइड कवर और बॉटम कवर का फेल्यूअर अपीयर हो रहा है दोनों तरफ से, स्पेल ऑफ आप देख सकते हो। अगर थर्ड पिक्चर के अंदर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास इवन जो बीम का सेक्शन वो और ज्यादा वाइडर था, लेकिन हमारे पास बॉटम सरफेस के अंदर जो स्पेस था या बॉटम कवर जो हमने प्रोवाइड किया वो कम से कम रखा था, तो उस केस के अंदर जो हमारा कंक्रीट का जो स्पेल ऑफ फेल्यूर जो अपीयर होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ बॉटम सरफेस के अंदर अपीयर हो सकता है, यहाँ से आपकी जो कंक्रीट है वो नीचे की तरफ गिर सकती है। So now we have a development length.
तो जैसा हमने डिस्कस किया कि जब आपका रीइंफोर्स बार कंक्रीट के साथ बॉन्ड बना चुका होता है तो एवरेज जो बॉन्ड स्ट्रेसेस हैं वो वेरी कर रही होती है मेंबर के अंदर, यानी कि जो क्रैकिंग के दरमियान स्ट्रेसेस दूसरी होती हैं, क्रैकिंग जहां पे आ जाती है वहां पे स्ट्रेसेस दूसरी होती हैं, और लोडिंग जहां पे आपका लोड अप्लाई हो रहा है बार के अंदर एंड पे जहां पे लोड अप्लाई हो रहा है वहां पे स्ट्रेसेस ज्यादा होती हैं। जैसे ही मेंबर के अंदर हम जाते हैं स्ट्रेसेस जो हैं वो स्लोली स्लोली कम होती जाती हैं। तो इस वजह से एसीआई कोड ने बॉन्ड स्ट्रेसेस को निग्लेक्ट करके या रिजेक्ट करके एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम डेवलपमेंट लेंथ कंसीडर करते हैं। बिकॉज द एक्चुअल बॉन्ड स्ट्रेसेस वेरीज along the length of a bar mentioned या anchored in a tension zone, the ACI code uses the concept of development length rather than the bond stresses। कि पहले हम बॉन्ड स्ट्रेसेस कंसीडर कर रहे थे, अब बॉन्ड स्ट्रेसेस का कॉन्सेप्ट खत्म करके डेवलपमेंट लेंथ का कॉन्सेप्ट बनाया गया। So the development length is the shortest length of a bar in which the bar stress can increase from 0 to yield strength। कि एक ऐसी लेंथ, छोटा सा पॉसिबल लेंथ जो मेंबर के अंदर इंसर्ट किया जाए जिसके अंदर जैसे ही टेंसाइल स्ट्रेसेस आप अप्लाई करो तो स्ट्रेसेस आहिस्ता आहिस्ता जीरो से बढ़ते 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 यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तक पहुंचे, और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तक अचीव हो स्ट्रेसेस की डिस्ट्रीब्यूशन, उस डिस्टेंस को बेसिकली हम जो है वो डेवलपमेंट लेंथ कंसीडर करते हैं। However, the development lengths are different in tension and compression members, as we have already known कि tension member जो है वो member के अंदर जब हम tension reinforcement provide करते हैं वहां पे stresses दूसरी होती हैं, जो compression reinforcement है वहां पे stresses दूसरे होते हैं। तो इस वजह से जो डेवलपमेंट लेंथ है वो दोनों मेंबर्स के अंदर हम इंडिविजुअली या दोनों मेंबर के अंदर अलग तरीके से प्रोवाइड कर रहे होते हैं। So now development length can be expressed in terms of ultimate value of the average bond stress। कि sometimes हम क्या करते हैं कि let's suppose हम consider करते हैं कि average bond stresses की जो values हैं वो vary कर रही होती हैं somehow, कहीं पे minimum values हैं, कहीं पे maximum values हैं। तो उन तमाम values को consider करने के बाद हम एक ultimate value of average bond stress के average bond stress का जो maximum value था उसको हम consider करते हैं, और उसी हिसाब से अगर हम development length को find out करें तो development length की जो इक्वेशन ड्राइव होती है दैट विल बी इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डाया ऑफ बार डिवाइड बाय 4 टाइम्स म्यू एवरेज। बेसिकली म्यू एवरेज इज रिप्रेजेंटिंग द एवरेज बॉन्ड फेल्यूर स्ट्रेंथ, कि जो आपका एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस है उनको कंसीडर करके यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डाया ऑफ बार को कंसीडर करके हम डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी जो कि एसीआई कोड की तरफ से रिकमेंड की गई, या डिफरेंट रिसर्चेस के बाद हमें पता चला कि हम डायरेक्टली डेवलपमेंट लेंथ किस तरह से अचीव कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट थ्योरीज और मैकेनिज्म्स वगैरह या रिसर्च जो है वो चलती रही, फिर इक्वेशंस जो है वो मजीद मॉडिफाई होते रहे, उन इक्वेशंस को मजीद हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। So now we have a development length in tension reinforcement। कि अगर हम टेंशन reinforcement को फोकस करें तो डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास किस तरह से ड्राइव होती है कि let's suppose if a steel bar is embedded in a concrete as shown in figure below and is subjected to a tensile force, and this force will be resisted by the bond stress between the steel bar and the concrete। जैसा कि हमने ऑलरेडी थ्योरीज के अंदर पीछे डिस्कस किया कि जब आपकी स्टील बार कंक्रीट के साथ बॉन्ड बना चुकी होती है तो बॉन्ड जो बनता है बेसिकली वो एडेशन ऑफ मटेरियल एंड फ्रिक्शन बिटवीन द मटेरियल्स के दरमियान बॉन्ड होता है। तो जैसे ही आपकी बार के ऊपर पुलिंग फोर्स अप्लाई होता है हमारा पॉइजंस रेशियो भी अफेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल डाया भी रिड्यूस हो सकता है। तो एक मटेरियल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है, दूसरा एक्सटर्नल फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों अगर इक्वल है तो मटेरियल विल बी कंसीडर्ड एज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन, जैसा कि आपको पता है। तो यहां पे हम टोटल जो टेंसाइल फोर्स है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, टेंसाइल फोर्स विल बी इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इनटू एरिया ऑफ स्टील विल बी इक्वल्स टू UUO इनटू LD यानी डेवलपमेंट लेंथ into O basically is the perimeter and UU is the ultimate average bond stress। तो हम ultimate average bond stress जिसके अंदर आपकी मटेरियल की एडेशन और फ्रिक्शन आ जाती है, लेंथ ऑफ बार इंसर्टेड कितनी है मेंबर के अंदर, और डाया ऑफ बार या पेरीमीटर ऑफ बार बेसिकली जो है वो हमारे टर्म्स कंसीडर हो रहे होते हैं, जिससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं और आउटर फोर्स दोनों अगर इक्वल हैं तो हमारा मटेरियल जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है।
सो दिस इज द जनरल मैकेनिज्म कि आप देख सकते हैं कि एक रीइंफोर्स बार हमने मेंबर के अंदर इंसर्ट की और जैसे ही पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो मैं बार के अंदर एक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनती है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। और बार के सराउंडिंग के अंदर एक सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप होती है जो कि आउटर सरफेसेस की तरफ मूव कर रही होती है, जो कि आपको नीचे फिगर सेक्शन ए के ऊपर आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है। तो जैसे ही आप स्ट्रेसेस को अप्लाई करते हो मटेरियल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा होता है समहाउ एज जिसको हम बॉन्ड फेल्यूर या जिसको हम बॉन्ड स्ट्रेसेस भी कंसीडर करते हैं। सो उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ अगर हम बार्स को कंबाइन करें तो टोटल डेवलपमेंट लेंथ विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील इनटू यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय अल्टीमेट हमारे पास जो स्ट्रेंथ है या एवरेज बॉन्ड स्ट्रेंथ है इनटू द सम ऑफ ओवरऑल पेरीमीटर के कितनी बार्स आपने लगाई हैं उन तमाम बार्स का पेरीमीटर हम कंसीडर करते हैं। सो एलडी टर्म बेसिकली इज द मिनिमम परमिजिबल एंकरेज लेंथ कि जो लेंथ मिनिमम शॉर्टेस्ट लेंथ आप इंसर्ट करते हो किसी मेंबर के अंदर ताकि जब हम पुलिंग फोर्स अप्लाई करें वो बाहर ना निकले। सो दिस कॉन्सेप्ट या दिस डेफिनेशन इज नोन एज अ डेवलपमेंट लेंथ। अब डेवलपमेंट लेंथ को मजीद जब हमने फार्मूलाज ड्राइव किए तो हमें पता चला कि पाई डी स्क्वायर इंटू एफ वाई डिवाइड बाई 4 इंटू अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेस या अल्टीमेट बॉन्डिंग स्ट्रेस इंटू पाई डी इज द पैरामीटर। इस इक्वेशन को हमने कंसीडर किया और टोटल जो ड्राइव हमें इक्वेशन मिली वो डी बी इंटू एफ वाई ओवर 4 टाइम्स यू जो कि आपका अल्टीमेट एवरेज बॉन्ड स्ट्रेसेस है। तो हमें यहां से तीन चीजें पैरामीटर्स मिलते हैं कि जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है वो डिपेंड कर रही होती है डाया ऑफ बार के ऊपर, यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ बार के ऊपर एंड द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट के ऊपर। कि क्वालिटी ऑफ कंक्रीट बेसिकली इज द बॉन्ड स्ट्रेस कि अच्छा कंक्रीट है बॉन्ड स्ट्रेस अच्छी बनेगी यानी बॉन्ड आपका बेहतर बनता है। अगर कंक्रीट वीकर है तो बॉन्ड हमारा जो है वो पुअर बनता है। इसको मजीद हम आगे भी डिस्कस करते हैं। So based on the previous equation, this means that the development length is a function of size and the yield strength of the reinforcing bars in addition to the ultimate bond stresses। कि तीन चीजें या तीन पैरामीटर्स जो है वो मेजर या पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। नंबर वन इज द साइज ऑफ बार और डाया ऑफ द बार एंड सेकंड इज द yield strength of material and third we have a bond stress या concrete compressive strength। So the final development length equation जो कोड्स की तरफ से सजेस्ट की गई कि आप फाइंड आउट कर सकते हो LD over dia of bar ratio will be equals to Fy over under root FC dash के bond stresses basically डिपेंडेंट है किस चीज के ऊपर, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के ऊपर। तो कंक्रीट की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ आ गई, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आ गई और उसके साथ एक के फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि अगेन डिपेंड है या डिपेंड करता है डिफरेंट वेरियस फैक्टर्स के ऊपर, जिन फैक्टर्स के अंदर आपके पास बार की साइजेस भी आ जाती हैं, बार्स के दरमियान स्पेसिंग कितनी है, इपॉक्सी कोटेड बार्स हैं, नॉन कोटेड बार्स हैं, या कंक्रीट कितना सेक्शन जो है वो ओवरऑल डीपर है। तो मजीद जो पैरामीटर्स या फैक्टर्स आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। So the suggested equations LD over dia of bar is equals to Fy into Fy divided by under root FC dash concrete comparative strength and steel yield strength into K factor। K factor again किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बार साइज, इपॉक्सी कोटिंग फैक्टर है, नॉन कोटिंग है, लोकेशन एंड कंक्रीट सेक्शन है, बार कितना स्प्लाइस है, बार के दरमियान स्पेसिंग कितनी है, अमाउंट ऑफ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट के ऊपर भी, प्रोविजन ऑफ एक्सेस रीइंफोर्समेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं और इन फैक्टर्स की बेस के ऊपर हम यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ को कंसीडर करते हुए डिसाइड करते हैं कि टोटल डेवलपमेंट लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब इस इक्वेशन के अंदर जो के फैक्टर था वो के फैक्टर किस तरह से ड्राइव हुआ कि के विल बी इक्वल्स टू 3/40 इंटू लेमडा साई टी साई ई साई एस डिवाइडेड बाय सी बी प्लस के टी आर डिवाइड बाय डाया ऑफ बार। ये तमाम पैरामीटर्स एसीआई की तरफ से सजेस्टेड हैं। ये किस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं तमाम पैरामीटर्स को, इनको हम मजीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम प्रीवियस इक्वेशन LD ओवर डाया ऑफ बार विल बी इक्वल्स टू K इंटू Fy ओवर FC डैश के इक्वेशन के अंदर अगर हम K की वैल्यू को इंसर्ट करें जो कि 30/40 इंटू लैम्डा साई टी साई ई एंड साई एस डिवाइड बाय सी बी प्लस के टी आर डिवाइड बाय डाया ऑफ बार, अगर ये वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं तो टोटल जो जनरल इक्वेशन हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ के लिए डेवलप होती है दैट इज LD ओवर डाया ऑफ बार will be equals to 3/40 into lambda Fy over FC dash under root psi t psi e and psi s factors divided by cb plus ktr plus divided by dia of bar। अब psi t psi e and psi s factors basically या cb या ktr ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट है, बॉटम से डिस्टेंस कितना है, ट्रांजिशन जो रिइंफोर्समेंट है उनके दरमियान स्पेसिंग्स कितनी है, इपॉक्सी कोटिंग फैक्टर है या नहीं है, ये तमाम पैरामीटर्स जो है वो मजीद हम डिटेल में डिस्कस करते हैं।
So in the equation, LD basically is representing the development length, जो कि actual development length कितनी होनी चाहिए इंचेस के अंदर. DB is the dia of bar, जिसको आप number of bar में consider कर सकते हैं और dia को आप इंचेस में भी convert कर सकते हैं. Psi T basically is the bar location factor as recommended by the ACI code के बार आप किस टाइप की बार की बात कर रहे हैं, उसकी लोकेशन क्या है, टेंशन इन्फोर्समेंट है, कंप्रेशन इन्फोर्समेंट है, उसको हम डिसाइड करते हैं. उसके बाद साई ई बेसिकली इज एन कोटिंग फैक्टर कि आपकी बार्स जो हैं वो समटाइम्स हम इपॉक्सी कोटेड बार्स यूज करते हैं एज पर कोड्स, समटाइम्स हम अनकोटेड बार्स यूज करते हैं, समटाइम्स गैल्वेनाइज्ड कोटेड बार्स हम यूज करते हैं. तो साई ई बेसिकली इज एन कोटिंग फैक्टर. साई एस इज द बार साइज फैक्टर के कौन सी बार आप बात कर रहे हो, जो कि आपकी नंबर 7 है, नंबर 6 है, या स्मॉलर बार्स हैं, लार्जर डेप्थ बार्स हैं. एंड लैम्डा बेसिकली इज अ टाइप ऑफ कॉन्क्रीट फैक्टर कि अगर आप नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट यूज करते हैं तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 1, और अगर आप लाइट वेट कॉन्क्रीट या एनी टाइप ऑफ अदर कॉन्क्रीट यूज करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, और जो कि आपकी वैल्यू जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सिलेंड्रिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 6.7 इनटू अंडर रूट एफ सी डैश से भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि लाइट वेट कॉन्क्रीट के लिए लेस देन 1 होती है. बेसिकली KTR इज द ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट फैक्टर के ओवरऑल जो कन्फाइनमेंट है, आपके जो रीइंफोर्समेंट आपने प्रोवाइड किए हैं स्टीरअप्स के फॉर्म में, जो आपकी रीइंफोर्समेंट आप टाइल्स के फॉर्म में प्रोवाइड किए, उनका ओवरऑल रेशो है. एंड CB इज द स्मॉलर डिस्टेंस ऑफ दीज बोथ कंडीशन के CB आपका दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है. नंबर 1 इज द स्मॉलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंक्रीट टू द सेंटर ऑफ द बार बीइंग डेवलप्ड. कि पहला तो फार्मूला क्या है कि सेंटर ऑफ बार से लेके कंक्रीट के सरफेस तक का डिस्टेंस, और सेकंड कंडीशन इज द 1/2 ऑफ द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द बार्स और वायर्स बीइंग डेवलप्ड, कि जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है बिटवीन वायर्स या बार्स, उनको आप हाफ कंसीडर करते हैं. तो यहां से हम CB डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ बार स्पेसिंग फैक्टर जो कि CB है. अब CB के लिए दो कंडीशन थी. नंबर 1 कंडीशन वाज द डिस्टेंस. इन फर्स्ट डेफिनेशन CB इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंक्रीट टू द सेंटर ऑफ द बार बीइंग डेवलप्ड. अब लेट्स सपोज हम एक रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं किसी भी मेंबर के अंदर, जो नॉर्मली ACI कवर सजेस्ट करता है वो 1.5 इंचेस होती हैं. तो अगर एक बीम के अंदर हम 11 नंबर की बार यूज करते हैं और 3 नंबर का स्टीरअप यूज करते हैं, तो आपका CB डिस्टेंस विल बी 1.5 इंचेस जो कि आपका क्लियर कवर है, प्लस 0.375 इंचेस जो कि आपका स्टीरअप का है, डाया है ओवरऑल, प्लस हाफ ऑफ द डाया बार जो कि 11 नंबर आपने यूज की है, उसका एरिया आपके या डाया जो है वो 1.41 इंचेस होता है डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हम हाफ सेंटर से कंसीडर कर रहे होते हैं, जिसकी वैल्यू 0.71 इंचेस आती है, और टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो आया वो 2.58 इंचेस आ गया. तो CB की जो फर्स्ट केस के अंदर वैल्यू आ गई वो 2.58 इंचेस आ गई. अब ACI कहता है कि अगर आप नॉर्मली टिपिकली आप 2.5 इंचेस भी कंसीडर कर सकते हो, तो ये हमारे पास पहले केस के अंदर 2.58 या 2.5 इंचेस की वैल्यू आ गई. इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन थी जिसके अंदर हम क्या करते थे, 1/2 ऑफ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रीइंफोर्समेंट्स. अब ACI क्या कहता है कि क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द बार्स विल बी इक्वल्स टू एटलीस्ट विल बी इक्वल्स टू डाया ऑफ बार. यानी अगर आप दो बार यूज कर रहे हो तो दोनों बार्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम से कम उस बार का डाया जो है उससे ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए. तो लेट सपोज बट नॉट लेस देन 1 इंचेस अगेन. सो अगर हम एक बीम के अंदर 11 नंबर की बार यूज करते हैं तो 11 नंबर की बार का जो टोटल डेप्थ है वो 1.41 इंचेस होता है. तो हाफ ऑफ 1.41 क्योंकि सेंटर टू सेंटर की बात हो रही है, प्लस 1.41 यानी उसी बार का हमने डाया रखा कि यहाँ जो एक्चुअल डाया था वही हमने डिस्टेंस दोनों के दरमियान मेंटेन रखना है, प्लस अगेन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी हाफ ऑफ द बार डाया. तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है 2.82 इंचेस. अब टोटल डेफिनेशन क्या कहती है कि 1/2 ऑफ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. अब 1/2 हमारे पास 1.41 इंचेस आ जाता है. सो द टू डेफिनेशंस जो हमें मिली, एक में हमें वैल्यू मिली 2.5 इंचेस और दूसरे में वैल्यू मिली 1.41. तो यहां पे हमारे पास डायरेक्टली आप 1.41 की वैल्यू एज अ CB चूज कर सकते हैं बार स्पेसिंग फैक्टर. लेकिन द स्मॉलेस्ट ऑफ द टू वैल्यूज एज डिस्कस्ड बाय द स्टैंडर्ड्स कि आप समटाइम्स 1 टाइम ऑफ डाया ऑफ बार भी कंसीडर कर सकते हो, यानी ये 1.41 हमारा इक्वल है 11 नंबर ऑफ बार के डाया के. तो हमने यहां पे फार्मूला भी बना लिया कि इस वैल्यू को CB विल बी इक्वल्स टू 1 टाइम्स डाया ऑफ बार. तो हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास साई टी फैक्टर है जिसको हम बार लोकेशन फैक्टर कंसीडर करते हैं कि लेट सपोज अगर कंक्रीट का जो सरफेस है
वो रिइंफोर्समेंट से नीचे आपने फिल किया है अराउंड 12 इंचेस डेप्थ कंक्रीट की या डी बीम्स के अंदर, तो उस केस के अंदर आपका बार लोकेशन फैक्टर जो है वो 1.3 कंसीडर होता है नॉर्मली बीम्स के अंदर ओनली। अगर आप किसी भी अदर मेंबर की बात कर रहे हो, जैसे आपके पास स्लैब्स हो गई, फ्लैट स्लैब्स हो गई, रूफ्स हो गई, तो उन केसेस के अंदर आप ये बार लोकेशन फैक्टर जो है वो 1 के इक्वल ट्रीट करते हो, क्योंकि वहां पे बार की लोकेशन से नीचे आपका मोर देन 12 इंचेस तक जो है वो डेप्थ कंक्रीट की नहीं प्रोवाइड होती। इस वजह से हम बार लोकेशन फैक्टर जो है वो सम केसेस के अंदर 1.3 एंड जनरल केसेस के अंदर हम 1 कंसीडर कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है कोटिंग फैक्टर। अगर हम कोटिंग की बात करते हैं, तो अगर आपकी जो नॉर्मल रिइंफोर्समेंट्स हैं वो आपने इपॉक्सी कोटिंग करवाई हुई है, या आपकी जो वायर्स हैं उनको आपने कवर करवाया हुआ है, तो उस केस के अंदर हम सम केसेस के अंदर 3 टाइम्स डाया ऑफ बार भी डिस्टेंस यूज करते हैं, और सम केसेस के अंदर हम क्लियर स्पेसिंग 6 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ बार अगर एडजस्ट होता है या अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आपका जो फैक्टर है कोटिंग फैक्टर वो 1.5 यूज होता है। और ऑल अदर इपॉक्सी कोटिंग फैक्टर्स और वायर्स के अंदर हम 1.2 कंसीडर यूज करते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि इपॉक्सी कोटेड बार्स और वायर्स विद कवर लेस देन 3 टाइम्स डाया बार, यानी आपने जो इपॉक्सी बार के ऊपर अप्लाई की उसके अंदर अगर आपका जो साइड कवर है वो 3 टाइम्स डाया ऑफ बार से कम है, या क्लियर स्पेसिंग आपकी 6 टाइम्स डाया ऑफ बार के जो है वो उससे कम है, तो उस केस के अंदर आप 1.5 यूज करते हो। अदर केसेस के अंदर हम 1.2, और अनकोटेड बार्स और गैल्वेनाइज्ड रिइंफोर्समेंट्स के लिए हम फैक्टर 1 यूज कर रहे होते हैं। अब यहां पे एक और चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाती है कि इपॉक्सी कोटिंग फैक्टर एंड द लोकेशन फैक्टर, उन दोनों का जो रेशो है, बेसिकली रेशो ऑफ लोकेशन फैक्टर डिवाइड बाय इपॉक्सी कोटिंग फैक्टर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.7, कि अगर आप दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो उस केस के अंदर टोटल जो रेशो है वो 1.7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है बार साइज फैक्टर। अगर आप नंबर 6 या स्मॉलर बार यूज कर रहे हो, लेस देन 6 नंबर बार यूज करते हो, जिसके अंदर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 बार तक यूज करते हैं, तो उस केस के अंदर बार साइज फैक्टर हम 8 यूज करते हैं, यानी 0.8। उसके बाद अगर आपका नंबर 7 या लार्जर बार्स हैं, तो बार साइज फैक्टर जो है वह हमारा 1 यूज होता है। इसी तरह से अगर हम लाइट वेट कॉन्क्रीट या लेमडा इज अ टाइप ऑफ कॉन्क्रीट फैक्टर, नॉर्मल कॉन्क्रीट के लिए हम 1 फैक्टर यूज करते हैं, और लाइट वेट कॉन्क्रीट के लिए हम 0.75 से 0.85 तक वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर कॉन्क्रीट की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ और स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ अवेलेबल है, तो उससे आप फार्मूला यूज करके भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू ओवरऑल 1 से कम होनी चाहिए। अदरवाइज जो आपके पास स्पेसिफाइड नॉर्मल वेट या कन्वेंशनल कॉन्क्रीट है, उस केस के अंदर हम लैम्डा की वैल्यू जो है वो 1 कंसीडर कर रहे होते हैं। अब ये फैक्टर बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया कि लाइट वेट केस के अंदर हम फैक्टर 0.75 क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि लाइट वेट कंक्रीट या नॉर्मल कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, और लाइट वेट कंक्रीट की नॉर्मल वेट से भी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। इस वजह से ये जो फैक्टर है बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कि जब आप एक नॉर्मल या कन्वेंशनल कंक्रीट यूज नहीं करते, लाइट वेट कंक्रीट यूज करते हो, तो उस केस के अंदर ये फैक्टर जो है वो हमारा एक सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम 1 से वैल्यू को कम करके 75% वैल्यू का कंसीडर कर रहे होते हैं, या अप टू 85% कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये लैम्डा बेसिकली इज रिप्रेजेंटिंग द लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट फैक्टर। उसके बाद हमारे पास KTR बेसिकली इज अ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट इंडेक्स। ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट इंडेक्स यानी जो आपने नॉर्मल रीइंफोर्समेंट यूज की हैं, मेन रीइंफोर्समेंट, उनको आपने कन्फाइन करने के लिए जो स्टीरअप्स या टाइज वगैरह यूज किए, तो उनका जो ओवरऑल एरिया है उसको हम ATR से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, जो कि एरिया ऑफ ट्रांसफर्स रीइंफोर्समेंट कहलाता है। उसके अंदर जो S है बेसिकली इज रिप्रेजेंटिंग द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द ट्रांसवर्स reinforcement, and N basically is a number of bars or wires being developed or spliced along the plane of splitting, कि जो ओवरऑल प्लेन था उसमें टोटल नंबर ऑफ बार्स आपने कितनी यूज की, उन बार्स के दरमियान स्पेसिंग कितना है, और ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट का टोटल एरिया। इस रेशो से हम एक KTR फैक्टर निकालते हैं, जो कि ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट इंडेक्स कहलाता है। इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो आपकी ट्रांसवर्स वर्टिकल रीइंफोर्समेंट या स्टीरअप्स और टाइज है, उनको हमने ATR से रिप्रेजेंट कराया है। जनरली जो है वो नीचे आपकी मेन बार्स 4 नजर आ रही हैं क्रॉस सेक्शंस के अंदर, और KTR बेसिकली इज 40 टाइम्स ATR ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट डिवाइडेड बाय S into N। S इज द स्पेसिंग एंड N इज द नंबर ऑफ बार्स। समटाइम्स हमारे पास एक और एडिशनल फैक्टर भी यूज होता है, जिसको हम रिडक्शन फैक्टर फॉर एक्सिस फ्लेक्सुरल रिइंफोर्समेंट कंसीडर करते हैं। कि लेट सपोज हमने कुछ ऐसे मेंबर्स डिजाइन कर दिए जिनके अंदर जो रिइंफोर्समेंट आपने प्रोवाइड की है वो रिक्वायर्ड रिइंफोर्समेंट से ज्यादा है,
यानी एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज हायर देन द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील, तो उस केस के अंदर जो डेवलपमेंट लेंथ है उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करके कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सेस रिइंफोर्समेंट है तो उसका जो जंक्शन या जो कन्फाइनमेंट बनती है कंक्रीट के साथ, जॉइंट बनता है, वो एक प्रॉपर इन्फोर्समेंट के साथ बन जाता है जॉइंट, जिसकी वजह से डेवलपमेंट लेंथ की कम जरूरत पड़ती है। However, this condition is not applied in the seismic regions, कि अगर आप अर्थक्वेक के लिए एडिशनल reinforcement प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिडक्शन ऑफ फ्लेक्सुरल reinforcement का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे रिडक्शन फैक्टर बेसिकली इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, कि जो आपने एरिया ऑफ स्टील अचीव करना है और जो आपने एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया है, इन दोनों के रेशो को आप एज अ रिडक्शन फैक्टर फॉर द एक्सेस फ्लेक्सुरल reinforcement जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं हम। So this is the formula for reduction factor is equals to area of steel required divided by area of steel provided. In such case, the steel is more highly stressed than would be expected from the ratio of areas, कि sometimes जो है वो हम ratios of areas जो हैं वो consider करते हैं reduction factor के लिए, क्योंकि आपके provided area of steel and required area of steel का ratio जो है वो एक important value रखता है। This multiplier is not applied in the design of member resisting seismic loads, कि अगर आप seismic के लिए स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हो तो ये रिडक्शन फैक्टर जो है वो कंसीडर नहीं होगा। The development length calculated as the product from the ACI code and the factors given here shall not be taken less than 12 inches, कि अगर आप ये फैक्टर भी अप्लाई करते हो, टोटल डेवलपमेंट लेंथ के फार्मूलाज, कंडीशंस, अदर फैक्टर्स भी आपने अप्लाई किए, लेकिन आपकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट लेंथ है वो लेस देन 12 इंचेस आती है, तो कम से कम हमने 12 इंचेस जो है वो एज पर ACI स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करनी है। सो समटाइम्स हमारे पास इंडिविजुअल बार्स के बजाय एक ही लोकेशन के ऊपर नंबर ऑफ बार्स ज्यादा आ जाती हैं, जिनको हम फिर बंडल्ड वायर्स के फॉर्म में यूज करते हैं। बंडल्ड वायर्स यानी 3-3 या 2-2 वायर्स को हम एक साथ बांध के फिर एज अ फ्लेक्सुरल इन्फोर्समेंट के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसा कोई केस आ जाता है जिसके अंदर 2-3 या 4 बार्स आपकी कंबाइन की गई हैं या उनको आपने बांध के बंडल वायर के फॉर्म में बनाया गया है, तो इसमें क्या होता है कि 4 वायर्स आपने जब कंबाइन की तो इफेक्टिव जो पेरीमीटर है वो इंडिविजुअल चारों वायर से कम हो जाता है यहाँ पे। तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो डेवलपमेंट लेंथ हमने इंडिविजुअल वायर की कैलकुलेट की है उसको हम 1.2 टाइम्स इंक्रीज करके कंसीडर करते हैं इन द केस ऑफ 3 बार बंडल वायर्स के अंदर, और 1.33 टाइम्स कंसीडर करते हैं फॉर द केस ऑफ 4 टाइम्स बंडल वायर या 4 बंडल वायर्स के केस के अंदर। उसके बाद हमारे पास है कोटेड वायर्स के अंदर, कि अगर फॉर एग्जांपल हमने कोटेड बार्स यूज की हैं तो डेवलपमेंट लेंथ का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे क्या कंसीडर होता है कि लेट्स सपोज इन ब्रिज डेक्स एंड पार्किंग गैराजेस इपॉक्सी कोटेड और गैल्वेनाइज्ड रिइंफोर्समेंट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू रिड्यूस कोरोजन प्रॉब्लम्स, के समटाइम्स हम ब्रिजेस के अंदर, गैराजेस के अंदर या वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो रिइंफोर्समेंट्स हैं उनको जंग ना लगे, तो उस केस के अंदर हम कोटेड वायर्स को यूज करते हैं। देयर इज नो मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर जिंक कोटेड वायर्स, अगर जिंक कोटेड वायर्स है तो उसके लिए कोई भी मॉडिफिकेशन फैक्टर नहीं है। हाउएवर zinc can affect the bond properties also via the chemical reaction with the concrete. This effect can be prevented by treating the bars with a solution of chromate का solution भी sometimes हम apply करते हैं ताकि जो है वो zinc जो material है वो concrete के साथ reaction ना develop कर सके। If this is done, the bond is essentially the same as that for the normal reinforcement. अगर आपका material जो है वो zinc coated है जिसको आपने दोबारा galvanized treat किया है तो उस केस के अंदर normally consider होता है जिस तरह से हम normal reinforcement को treat करते हैं। उसके बाद हम आते हैं डेवलपमेंट लेंथ फॉर द वेल्डेड वायर इन्फोर्समेंट। अब सम केसेस के अंदर हम वायर्स को इंडिविजुअली अगर छोटे पीस थे तो उनको हमने वेल्ड करके भी यूज करते हैं, तो अगर वेल्डेड वायर्स हैं तो उस केस के अंदर भी डेवलपमेंट लेंथ ओवरऑल अफेक्ट होती है ड्यू टू मैकेनिकल एंकरेज सिस्टम। अगर आप वेल्ड करते हो या नट बोल्ट सिस्टम यूज करते हो तब भी आपकी डेवलपमेंट लेंथ जो है वो डिपेंड कर रही होती है। तो इस केस के अंदर डेवलपमेंट लेंथ विल बी इक्वल टू 0.27 एरिया ऑफ बार into yield strength of bar divided by s into lambda under root of c dash। अब यहाँ पे s basically is representing the spacing of wires being developed and AB basically is the cross sectional area of bar, Fy is the yield strength of material, lambda is the type of concrete factor and fc dash is the concrete compressive strength। अब यहाँ पे the development length may be reduced by multiplying by the factor in ACI code for excess flexural reinforcement। अब यहाँ पे आप क्या करते हो कि अगर वेल्डिंग की वजह से जो रिइंफोर्समेंट आपने ज्यादा प्रोवाइड कर दी है तो उस केस के अंदर एक्सेस फ्लेक्सुरल रिइंफोर्समेंट का जो फैक्टर था
उसको आप कंसीडर कर भी सकते हैं, बट मे नॉट बी टेकन एज लेस देन 6 इंचेस एक्सेप्ट व्हेन कंप्यूटिंग द लेंथ ऑफ स्प्लाइसेस अकॉर्डिंग टू द ACI कोड। स्प्लिसिंग रीइंफोर्समेंट या स्प्लाइस ऑफ द रीइंफोर्समेंट क्या होती है, ये मजीद हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली ओवरलैपिंग होती है दो बार्स के दरमियान। अगर आपकी जो ACI के हिसाब से या इन तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, एक्सेस फ्लेक्सुरल इन्फोर्समेंट का फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल डेवलपमेंट लेंथ अगर 6 इंच से कम आती है तो उस केस के अंदर भी हम कम से कम हमने 6 इंचेस की डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है। So now some cases के अंदर we also have some simplified equations suggested by for the development lengths कि कोड्स ने डिफरेंट रेशोज को कंसीडर करने के बाद कुछ शॉर्टकट इक्वेशंस भी सजेस्ट की ACI कोर्स स्टैंडर्ड्स ने, जिनके अंदर वेरियस चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया और एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द इक्वेशन प्रपोज की गई कि आप डायरेक्टली डेवलपमेंट लेंथ को कंसीडर भी कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंप्लीफाइड वर्जन्स ऑफ द इक्वेशन। This is based on the fact that the current practical construction cases utilize spacing and cover values along with the confining reinforcements such as stirrups and ties that produce value of CB plus KTR divided by dia of bar should be more than equals to 1.5। तो जो current practices हैं उसके अंदर जो हम रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं टाइज और स्टीरअप्स वगैरह की, तो उस वजह से जो KTR का रेशो बनता है उसकी वैल्यू हमारी मोर देन इक्वल्स टू 1.5 आ रही होती है, जिसकी वजह से अगर हम इस फैक्टर को या इस पार्ट को कंसीडर करें या ना करें तो इतना खास फर्क नहीं पड़ता हमारी इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट लेंथ के ऊपर। Moreover, tests indicated that the development length can be reduced by 20% for 6 and smaller number wires। कि अगर आपकी 6 नंबर या 6 नंबर से कम वायर हैं तो टोटल जो डेवलपमेंट लेंथ आपकी फाइंड आउट हो रही है कोड्स की वजह से या कोड्स के फार्मूलाज और इक्वेशंस यूज कर रहे हैं, जो वैल्यू आ रही है उसको आप 20% कम भी कंसीडर कर सकते हो रियल इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि एक्चुअल जो स्ट्रेसेस हैं उन बार्स के अंदर इतनी ज्यादा नहीं होती। बेस्ड ऑन दीज assumptions and assuming CB plus KTR over CB over DB is equals to 1.5, तो जो कंडीशंस थी कि अगर हम 20% रिड्यूस कर लेते हैं 6 नंबर और 6 से कम वाली बाइस के अंदर, और CB और KTR और डाया बार का जो रेशियो उसको अगर हम 1.5 कंसीडर करें तो टोटल जो इक्वेशंस हैं डेवलपमेंट लेंथ की वो रिवाइज हो जाती हैं। उन रिवाइज और सिंप्लीफाइड इक्वेशंस को हम सजेस्टेड इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं। तो अब ACI क्या कहता है कि फॉर नंबर 7 एंड लार्जर वायर्स, कि हम सिंप्लीफाइड वर्जन क्या कंसीडर कर रहे हैं कि पिछली जो इक्वेशंस थी उसमें साई टी, साई ई, साई एस फैक्टर था, लैम्डा फैक्टर था, KTR फैक्टर था, CB फैक्टर था, उसके बाद डाया ऑफ बार फैक्टर था। उन तमाम फैक्टर्स को हमने स्किप कर दिया। हमने डायरेक्ट इक्वेशन कंसीडर की कि LD ओवर डाया ऑफ बार इज इक्वल्स टू FY ओवर FC डैश इनटू साई टी साई ई डिवाइड बाय 20 इनटू लैम्डा। अब यहाँ पे जो हमारी 7 एंड नंबर 7 से लार्जर है उसके अंदर हम कंसीडर करते हैं कि हमारी जो रिडक्शन है वो 20% कम भी कंसीडर होती है, लेकिन अगर लार्जर वायर्स हैं 7 नंबर या 6 नंबर से ज्यादा, जो ऊपर वाली वायर्स हैं, थिकर वायर्स हैं, उनके अंदर ये फैक्टर कंसीडर नहीं होता। तो यहाँ पे जो फार्मूला ड्राइव हुआ वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन अगर 6 नंबर या 6 से कम वाले जो डाया बार्स हैं उनके अंदर जो फार्मूला यूज होता है वो FY डिवाइड बाय FC डैश साई टी साई ई डिवाइड बाय 25। अब यहाँ पे 25 फैक्टर आ जाता है इनटू लैम्डा, क्योंकि द रेशियो इन अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स 80% ऑफ दैट इन इक्वेशन, कि जो ओवरऑल आपको जो इक्वेशन स्मॉलर वायर्स की नजर आ रही है इसके अंदर 80% आपकी जो वैल्यू है वो अचीव होती है। 20% जो हमने डिस्कस किया कि उसको हम कम कंसीडर कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे हमने कम कंसीडर कर ली। देयरफॉर दीज इक्वेशंस कैन बी यूज्ड व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मेट, कि कंडीशंस अब हमारे पास क्या हैं उन कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। अब पहली कंडीशन के अंदर ये जो 80% वाली कंडीशन है वो अप्लाई होती है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि क्लियर स्पेसिंग ऑफ बार्स, कि बार्स के दरमियान जो क्लियर स्पेसिंग है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, बीइंग डेवलप्ड और स्प्लाइस्ड नॉट लेस देन डाया ऑफ बार, कि अगर एक बार का जो डाया है वो दोनों बार्स के दरमियान जो क्लियर डिस्टेंस है उससे कम नहीं होना चाहिए, या क्लियर कवर आपका डाया ऑफ बार से कम नहीं होना चाहिए, या स्टीरअप्स एंड टाइज नॉट, जो लेंथ ऑफ डेवलपमेंट बार है बेसिकली, नॉट लेस देन द मिनिमम कोड रिक्वायरमेंट। तो पहली कंडीशन के अंदर डाया ऑफ बार से क्लियर स्पेसिंग और जो क्लियर कवर है ये दोनों ज्यादा होने चाहिए या कम से कम इक्वल होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। तो उस केस के अंदर ये फार्मूलाज वैलिड है। सेकंड, 2 टाइम्स ऑफ डाया बार। अब यहाँ पे क्या है कि क्लियर स्पेसिंग ऑफ बार्स और वायर्स अगर, और या स्प्लाइसिंग अगर 2 टाइम्स ऑफ बार से ज्यादा है
या 2 टाइम्स ऑफ बार से कम है तो उस केस के अंदर ये फार्मूलाज वैलिड नहीं है। अगर ज्यादा है तो उस केस के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो क्लियर कवर है, साइड कवर जो है वो डाया ऑफ बार कम से कम होना चाहिए, तो उस केस के अंदर भी ये फार्मूलाज आपके अप्लाई हो सकते हैं। फॉर ऑल अदर केसेस द वैल्यू ऑफ LD ओवर डाया ऑफ बार is in above equations will be multiplied by factor 1.5 to restore them in the equivalence condition। कि अगर आपका ये फैक्टर दोनों अप्लाई नहीं हो रहे, यानी आपके जो बार्स हैं उनके दरमियान जो क्लियर स्पेसिंग, साइड कवर, ये दोनों चीजें अगर यहाँ पे फिट नहीं हो रही, डाया ऑफ बार से कम है, तो उस केस के अंदर ये फार्मूलाज वैलिड नहीं है। जो डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू आ रही है उसको आपने 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ये क्राइटेरियाज फिट हो रहे हैं तो उस केस के अंदर डेवलपमेंट लेंथ की जो वैल्यू आपने उन फार्मूलाज को यूज की पिछली स्लाइड वालों को, तो आपकी वैल्यूज जो है वो रीजनेबल है और एक्सेप्टेड है। अब नॉर्मल केसेस के अंदर नॉर्मल वेट कंक्रीट हम यूज करते हैं कन्वेंशनल इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर कन्वेंशनल कंक्रीट है जिसके अंदर हम साइटी फैक्टर हम 1 कंसीडर करते हैं, लैम्डा फैक्टर भी हमारा 1 हो जाता है, हमारी जो बार्स हैं उनको हम इपॉक्सी ट्रीटेड कंसीडर नहीं कर रहे, अनकोटेड वायर्स हैं तो साई ई फैक्टर भी 1 हो जाता है, और नंबर 7 और लार्जर वायर्स हम यूज करते हैं तो साई एस का फैक्टर भी 1 के इक्वल कंसीडर करते हैं। तो टोटल जो डेवलपमेंट लेंथ के लिए सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनी, दैट विल बी इक्वल्स टू LD ओवर डाया ऑफ बार इज इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 20 इनटू लैम्डा अंडर एफ सी डैश। कि साई टी, साई एस, साई ई फैक्टर, लैम्डा फैक्टर, ये तमाम फैक्टर हमने 1 कंसीडर कर लिए क्योंकि हम कन्वेंशनल मटेरियल यूज कर रहे हैं। हमारे पास ना इपॉक्सी कोटिंग है, ना हमारे पास बार्स के अंदर कोई स्पेशल टाइप का कंक्रीट है, नॉर्मल वेट कंक्रीट है, ना हमारे पास जो है वो बार कोटिंग फैक्टर अप्लाई हुआ, ना लोकेशन फैक्टर अप्लाई हुआ, और ना स्पेसिंग फैक्टर अप्लाई हुआ। तो उस केस के अंदर जो जनरलाइज्ड इक्वेशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। So now furthermore this equation is used when condition A and B are met। जैसे हमने डिस्कस किया कि जो इक्वेशंस हमने बनाई थी नंबर 7 एंड लार्जर बार्स के लिए, नंबर 6 एंड स्मॉलर वायर्स के लिए, तो ये दोनों कंडीशंस और फार्मूलाज वैलिड हैं अगर आपकी कंडीशंस A एंड B मैट करते हैं। अगर कंडीशंस A एंड B मैट नहीं करते तो डेवलपमेंट लेंथ का जो कंडीशन है फार्मूला, उसके अंदर आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास जो फार्मूला ड्राइव हुआ वो LD ओवर डाया ऑफ बार इज इक्वल टू 3 times under root of c fy divided by 40 into lambda under root of c dash। और सेकंड जो इक्वेशन है स्मॉलर वायर्स के लिए वो आपकी बन जाती है LD ओवर डाया ऑफ बार विल बी इक्वल्स टू fy ओवर 25 into lambda under root of c dash। तो ये कंडीशंस हमारी 1.5 के लिए फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ जब पहली कंडीशंस अप्लाई नहीं हो रही थी या कंडीशंस A एंड B मैच नहीं कर रही थी, उस केस के अंदर हमने रिवाइज इक्वेशन प्रेजेंट कर दी। अब जब हमारे पास कंडीशंस मैट नहीं कर रही तो जो फार्मूला ड्राइव हुआ LD ओवर डाया बार विल बी इक्वल्स टू 3fy ओवर 50 लैम्डा अंडर रूट ऑफ सी डैश। तो जब इस फार्मूले को हम कंसीडर करते हैं तो कंसीडर करने के बाद अगर हम नॉर्मल वेट कंक्रीट यूज कर रहे हैं और नॉर्मल स्टील 60 ग्रेड का हम यूज करते हैं जिसकी कंक्रीट की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ 4000 psi, स्टील की यील्डिंग स्ट्रेंथ 60000 psi, तो अगर ये कंडीशंस हम कंसीडर करते हैं और लैम्डा की वैल्यू हम एज अ नॉर्मल वेट कंक्रीट 1 यूज करते हैं तो जो सिंप्लीफाइड इक्वेशंस हमारे पास बन जाती हैं वो इक्वेशंस हैं। अब यहाँ पे ये सिंप्लीफाइड इक्वेशंस आ गई कि हमने लैम्डा और fy और fc डैश तीनों की वैल्यूज को कंसीडर कर लिया एज अ कॉमन वैल्यूज। तो LD इज इक्वल्स टू 47.5 इनटू डाया ऑफ बार मोर देन इक्वल्स टू नंबर 7 वायर्स, यानी 7 और 7 से ज्यादा जो वायर्स हैं उसके अंदर आप अगर कंडीशंस मैट होती हैं तो आपका जो फार्मूला है वो 47.5 इनटू डाया ऑफ बार हो जाता है। अगर कंडीशंस मैट नहीं होती तो फार्मूला क्या हो गया, LD इज इक्वल्स टू 71.2 इनटू डाया ऑफ बार, ये 7 नंबर या 7 से ज्यादा वाली वायर्स के लिए। अगर 6 नंबर या 6 से कम वाली हैं और कंडीशंस मैट करता है तो LD विल बी इक्वल्स टू 38 टाइम्स डाया ऑफ बार। और अगर आपकी कंडीशंस मैट नहीं होती और 6 नंबर या 6 से कम वाली वायर है तो आपकी जो इक्वेशंस ड्राइव होती है दैट विल बी इक्वल्स टू LD इज इक्वल्स टू 57 इनटू डाया ऑफ बार। तो ये हमारे पास जनरल जो इक्वेशंस हैं, यहाँ पे आपकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि अदर वैल्यूज ऑफ LD ओवर डाया ऑफ बार रेशियोज are also given in tables 1 and 2, जो कि हम नीचे टेबल्स को भी डिस्कस करते हैं। gives the development length for different reinforcing bars जिनकी fy जो है वो वेरी कर रही है, कंक्रीट की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ भी वेरी है, और कंडीशंस अगर मैट करते हैं तो भी वैल्यूज हैं, अगर कंडीशंस मैट नहीं करते तो उस केस के अंदर भी वैल्यूज हैं। अब इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि LD और डाया ऑफ बार फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ अंडर रूट FC डैश या FC डैश कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ एंड यील्डिंग स्ट्रेंथ के लिए आपके पास गिवन है, जो कि टेंशन बार्स के लिए। यहाँ पे कंप्रेशन को मर्ज ना कीजिएगा, कंप्रेशन इन्फोर्समेंट की बात नहीं हो रही है, टेंशन इन्फोर्समेंट की बात हो रही है। तो टेंशन बार्स के लिए हमारे पास जो कंक्रीट की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ अगर
40 KSI है स्टील की यील्डिंग स्ट्रेंथ और कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 KSI, 4 KSI, 5 KSI और 6 KSI की। अगर हम 40 KSI स्टील यूज करते हैं, नंबर 6 बार्स हैं या 6 से कम है, कंडीशंस मैट करती हैं तो वैल्यूज आपके पास गिवन है। अगर कंडीशंस मैट नहीं करती तब भी वैल्यूज गिवन है। अगर 7 नंबर या 7 से ज्यादा है, स्टील 40 KSI का है, कंक्रीट 3, 4, 5, 6 KSI का है, तो उस केस के अंदर भी कंडीशंस मैट और कंडीशंस नहीं मैट करती तब भी हमारे पास वैल्यूज हैं। अगर 60 KSI का स्टील है तब भी हमारे पास 6 नंबर और 7 नंबर या 7 से ज्यादा वालों के लिए डिफरेंट रेशोज और इन्फोर्समेंट्स की क्राइटेरियाज या डेवलपमेंट लेंस डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है। एग्जैक्टली इसी तरह से ये सेकंड टेबल अवेलेबल है जो कि टेंशन बार्स के लिए यूज होता है, लेकिन इसके अंदर जो आपके पास डिफरेंट बार्स अवेलेबल है और ये FY60 KSI के लिए अवेलेबल है। सिर्फ कंक्रीट की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ 3 KSI और 4 KSI जो कि नॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर हम यूज करते हैं। अगर नंबर 3 बार है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10 एंड 11 नंबर बार्स हैं जिनका डाया भी गिवन है। कंक्रीट अगर 3 KSI है तो आपकी 3 नंबर बार है, तो कंडीशंस अगर मैट करती हैं तो 17 इंचेस आप डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कंक्रीट आपका 4 KSI है, 8 नंबर बार है, तो 48 इंचेस कंडीशंस मैट करती है तो 48 इंचेस आप प्रोवाइड कर सकते हो। अगर कंडीशंस मैट नहीं करती तो 72 इंचेस का आप डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।